हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन। और फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को हम बता दें कि इसमें हम बौद्ध धर्म डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने कल डिस्कस किया था बौद्ध धर्म के सिद्धांत, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने बहुत ही अच्छे से इसको डिस्कस किया था। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप सभी को कमेंट्स बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए थे। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बौद्ध संगति है, ठीक है, जातक कथाएं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो बौद्ध साहित्य है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले बौद्ध साहित्य, यानी बौद्ध साहित्य मुख्यतः त्रिपिटकों में समाहित है। ठीक है, बौद्ध साहित्य है जो मुख्यतः किस में समाहित है? त्रिपिटकों में समाहित है। इसके अतिरिक्त दीपवंश, महावंश, मिलिंद पन्हो, जातक कथाएं तथा संस्कृत भाषा में लिखित महावस्तु, बुद्ध चरित्र, सौंदर्यानंद तथा महाविलास आदि क्या है, बौद्ध साहित्य के उच्च कोटि के प्रमुख ग्रंथ हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है जातक कथाएं। तो जातक कथाएं भाषा में लिखी गई है। ठीक है, यानी जो जातक कथाएं हैं वो ये भाषा में लिखी गई है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं तथा बुद्धकालीन धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन किया गया है। यानी जो जातक कथाएं हैं ये जो कथाएं की तरह लिखी गई हैं। ठीक है, जो भाषा है वो कथाओं की तरह लिखी गई है और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म और बुद्धकालीन की धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का वर्णन मिला है। किसमें? तो जातक कथाओं में। ठीक है, सेकेंड है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो क्या है? तो मिलिंद पन्हो में यूनानी शासक मिलिंद तथा बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य दार्शनिक विषय को लेकर हुए वाद विवाद का वर्णन किया गया। यानी जैसे हमने जातक कथा देखा, तो जातक कथा में क्या है, तो महात्मा बुद्ध के जो भी जन्म और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में कथा के थ्रू बताया गया है। और जो आपका मिलिंद पन्हो है, वो मिलिंद पन्हो में यूनानी शासक जो आपका मिलिंद है और बौद्ध सेन नागसेन के मध्य दार्शनिक विषय को लेकर वाद विवाद जो हुआ था उसके बीच में ये दिखाया गया है। किसमें? तो मिलिंद पन्हो में। मिलिंद पन्हो यानी मिलिंद और जो बौद्ध भिक्षु नागसेन है, यानी मिलिंद और नागसेन में जो विवाद हुआ था उसका वर्णन मिलता है वाद विवाद का मिलिंद पन्हो में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है दीपवंश एवं महावंश। तो ये क्या है? तो इसमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक दशा तथा श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया गया है। ठीक है, और ये दोनों ग्रंथ जो है वो पाली भाषा में लिखे गए हैं। इनकी रचना जो की गई है श्रीलंका में की गई थी। ठीक है, तो दीपवंश एवं महावंश जो किसका साहित्य है? तो बौद्ध धर्म का साहित्य है। ठीक है, इसमें तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा श्रीलंका के राजवंशों का वर्णन किया गया है। और ये दोनों ग्रंथों जो थी वो पाली भाषा में लिखी गई थी और जो दीपवंश और महावंश की रचना की गई थी वो श्रीलंका में की गई थी। अब देखिए हीनयान और महायान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जो हीनयान शब्द का अर्थ है निम्न मार्ग। ठीक है, और इस शब्द का प्रयोग महायानियों द्वारा अपने विरोधियों के लिए किया गया था। और दूसरा है महायान, यानी महायान शब्द का अर्थ है उत्कृष्ट मार्ग। यानी इस संप्रदाय की स्थापना नागार्जुन द्वारा किया गया था और इसके अनुयायी जो थे वो महायानी कहलाए। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो पहला हीनयान, ठीक है, हीनयान और महायान। हीनयान मतलब होता है निम्न मार्ग और महायान मतलब उत्कृष्ट मार्ग। जो हीनयान था इसका प्रयोग महायानियों द्वारा जो यानी जो महायान में जो भी महायानी उनको बोला जाता था, तो उन्होंने जो
वो जिसका विरोधी करते हैं उनको वो हीनयान श्रेणी में रखते थे, निम्न मार्ग में रखते थे। और उसी प्रकार महायान यानी महायान शब्द का अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग, यानी इस संप्रदाय की स्थापना जो की गई थी वो नागार्जुन द्वारा की गई थी और इसके अनुयायी जो थे वो महायानी कहलाए। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, हीनयान और महायान। इसको आप अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो हम पॉइंट शुरू करने जा रहे हैं वो शुरू करने जा रहे हैं बौद्ध संगति। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बौद्ध संगति। तो बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया है जिनमें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है। देखिए अब 4 कौन कौन से हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है, यानी बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु बौद्ध सभाओं का आयोजन किया गया और जिन्हें बौद्ध संगति के नाम से जाना जाता है। और बौद्ध धर्म की व्याख्या हेतु 4 बौद्ध संगतियों का आयोजन हुआ है। इसमें सबसे पहला जो है वो है प्रथम बौद्ध संगति। ये क्या है, तो जो प्रथम बौद्ध संगति था वो महात्मा बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के लिए कुछ समय बाद ही 483 ईसा पूर्व में अजात शत्रु के शासनकाल में बिहार स्थित राजगृह के सप्तपर्णी गुहा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स जैसे कि देखिए इसमें सबसे पहला तो प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है, तो प्रश्न ऐसा पूछता है कि जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था वो अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो बिहार स्थित राजगृह के सप्तपर्णी गुहा में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। और इस संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों यानी विनय पिटक एवं सुत्त पिटक में संकलित किया गया। तो इसका पहला जो प्रश्न यही बनता है कि जो पहला प्रथम बौद्ध संगति हुआ वो कहाँ हुआ था, तो किसके शासन काल में हुआ था। तो जो हुआ था प्रथम बौद्ध संगति वो बिहार में स्थित राजगृह के सप्तपर्णी गुहा में प्रथम बौद्ध संगति हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। और इस संगति में जो महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे वो 2 पिटकों यानी एक तो विनय पिटक और दूसरा सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रथम बौद्ध संगति, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा और इसका बहुत ही अच्छे से आप पॉइंट या नोट्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं द्वितीय बौद्ध संगति की। तो द्वितीय बौद्ध संगति यानी बौद्ध भिक्षुओं में उत्पन्न आपसी मतभेदों को दूर करने के लिए महात्मा बुद्ध के निवारण के लगभग 100 वर्ष के बाद 383 ईसा पूर्व चुल्लबंग यानी वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। तो देखिए फ्रेंड पहला जो किया गया था वो अजात शत्रु बिहार के राजगृह में किया गया था, ठीक है। और बट जो आपका द्वितीय बौद्ध संगति था वो वैशाली या चुल्लबंग में किया गया। और किसके शासनकाल में, तो कालाशोक के शासनकाल में किया गया था। और क्यों किया गया था, क्योंकि जो भी उन बौद्ध भिक्षुओं में जो भी आपसी मतभेद हुए थे उनको दूर करने के लिए ये द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था वैशाली में कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा, प्रथम बौद्ध संगति और द्वितीय बौद्ध संगति। अब देखते हैं तृतीय बौद्ध संगति यानी तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन मौर्य वंशीय शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये आपका जो बौद्ध संगति है। तो पहला अजात शत्रु, दूसरा कालाशोक और जो तीसरा हुआ था वो अशोक के शासनकाल में हुआ था। और 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था। देखिए आप जगह का नाम भी याद कर लीजिएगा। फर्स्ट जो था वो बिहार में यानी राजगृह में, और दूसरा जो था वो वैशाली में, ठीक है। और तीसरा जो हुआ है ये पाटलिपुत्र में। और किसके शासनकाल में, तो मौर्य वंशीय शासक यानी अशोक के शासनकाल में हुआ था। और इस संगति में लगभग 1000 भिक्षुओं ने भाग लिया, ठीक है।
लास्ट है कि चतुर्थ बौद्ध संगति यानी चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुषाण वंशीय शासक कनिष्क के शासन काल में प्रथम अथवा द्वितीय शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल में किया गया और इस संगति की अध्यक्षता जो की थी वो वसुमित्र ने की थी। और इस संगति के पश्चात बौद्ध अनुयायी हीनयान तथा महायान दो स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गया। और जैसे कि हमने आप सभी को बताया था, हीनयान का मतलब होता है निम्न मार्ग और महायान का मतलब होता है, और जो महायान में आते हैं वो उत्कृष्ट मार्ग और उन्हें हम महायानी कहते हैं। ठीक है, तो ये चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो इसका जो किसके शासन काल में हुआ था, तो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है, और कहाँ हुआ था, तो कश्मीर के कुंडल में किया गया था। और जो इस संगति की अध्यक्षता जो किया था वो वसुमित्र ने की थी। और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स है कि इस संगति के बाद जो बौद्ध अनुयायी जो थे हीनयान तथा महायान दो स्वतंत्र संप्रदायों में विभक्त हो गए। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगला जो आपका पॉइंट है कि बौद्ध धर्म की उन्नति अथवा प्रसार, ठीक है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछता है। तो बौद्ध धर्म की उन्नति अथवा प्रसार के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो महात्मा बुद्ध के प्रयासों से बौद्ध धर्म खूब फला फूला और सर्वत्र प्रचलित हुआ। और बौद्ध धर्म की उन्नति अथवा प्रसार के निम्नलिखित कारण है। पहला तो है बुद्ध का व्यक्तित्व, यानी बात करते हैं बुद्ध का व्यक्तित्व, यानी बुद्ध के व्यक्तित्व के विशिष्ट गुण सहनशीलता, क्षमा, दया, स्नेह, करुणा आदि थे। उनकी सरलता, अकाट्य तर्क एवं प्रभावशाली उपदेश, ये कुछ ऐसी बातें थी जो राजा से लेकर रंग तक प्रत्येक व्यक्ति जो थे बुद्ध से क्या हो जाते थे, आकर्षित हो जाते थे और बुद्ध के अनुयायी बन जाते थे। तो बुद्ध का जो व्यक्तित्व था बहुत ही अच्छा था। दूसरा जो पॉइंट था वो था सिद्धांतों की सरलता एवं व्यवहारिकता, यानी बौद्ध धर्म के सरल एवं व्यवहारिक सिद्धांतों ने जनसाधारण को उनके कर्तव्यों का बोध कराया तथा स्वावलंबी बनने का उपदेश दिया। तीसरा जो है सामाजिक समानता का सिद्धांत, यानी बुद्ध ने जाति पात का विरोध कर समानता एवं नैतिकता स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया। ठीक है, जिससे निम्न वर्ग के भी लोग उनके क्या बन गए, अनुयायी बन गए। चौथा जो पॉइंट है बौद्ध धर्म का लचीलापन, यानी ब्राह्मण धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म अत्यंत लचीला था। इसमें परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन भी संभव था, अतः विदेशी भी इस धर्म की ओर क्या थे, आकृष्ट हुए और इस धर्म का विकास हुआ। लोक भाषा एवं रोचक शैली, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा अपनाई गई शैली अत्यंत ही सरल क्या और रोचक थी और उन्होंने अपने उपदेश सदैव लोक भाषा पाली में ही दिए और जनसाधारण ने उनके उपदेशों को सुगमता से ग्रहण किया और देखते देखते उनके अनुयायियों की संख्या में अपार वृद्धि हो गई। छठा पॉइंट है मठों की स्थापना, यानी बुद्ध ने बौद्ध धर्म की उन्नति के लिए मठों की स्थापना की, जिसमें उनके बौद्ध भिक्षु रहकर प्रचार प्रसार कार्य सरलता से कर सके और इससे भिक्षुओं में भ्रातृत्व की भावना विकसित हुई और धर्म का उन्होंने जोर शोर से प्रचार किया। सातवां जो पॉइंट है राजकीय संरक्षण, यानी बौद्ध धर्म की अनेक राजाओं यथा बिंबिसार, प्रसेनजीत, प्रद्योत, अशोक, कनिष्क, मिलिंद, हर्ष आदि का राजकीय परिचय प्राप्त था तथा इस धर्म की उन्नति संभव हो सकी। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी आपके बिंबिसार हो गए, प्रसेनजीत हो गए, प्रद्योत हो गया, अशोक हो गए, कनिष्क, मिलिंद, हर्ष आदि का राजकीय परिचय प्राप्त था, तभी इस धर्म की उन्नति संभव हो सकी थी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो था कि प्रचार और प्रसार, बट अब हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो बौद्ध धर्म था उसका पतन कैसे हुआ, पतन के कारण क्या थे। तो भारत में छठी, ठीक है, यहाँ छठी रहेगा, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर गुप्त शासकों के उत्थान तक बौद्ध धर्म ने निरंतर उन्नति की और परंतु गुप्त शासकों के काल में यह धर्म पतन की ओर अग्रसर हो गया। और इसके पतन के क्या कारण थे, तो जैसे कि आप देख सकते हो जो इसके पतन के कारण थे, बौद्ध धर्म में भ्रष्टाचार का पनपना, हिंदू धर्म में सुधार, आंतरिक मतभेद और राजकीय संरक्षण का अंत, विदेशी आक्रमण और राजपूतों का उत्कर्ष। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण थे जिसके कारण जो बौद्ध धर्म था वो पतन की ओर उत्कृष्ट हो गया था। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। अब देखिए कि यहाँ कुछ दिया गया है कि प्रशिक्षु चर्चा उपरांत स्पष्ट करे कि बौद्ध धर्म में भी बाद में जटिलता एवं कट्टरता का समावेश हो गया और इसका मौलिक स्वरूप ही बदल गया, परिणामतः अनुयायी में घटोत्तरी होने लगी। दूसरा पॉइंट ये कि संघ एवं मठों में भ्रष्टाचार पनपने लगा। ये जितने भी ये कारण है, ठीक है, अनुयायी धर्म प्रचार न करके क्या करने लगे, पारस्परिक विवादों में ग्रस्त होने लगे। और शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट तथा रामानुज आदि दार्शनिकों ने हिंदू धर्म के दोषों को दूर किया और परिमाणतः लोग पुनः उसकी ओर आकृष्ट, यानी अभी हमने जो डिस्कस किया ना हिंदू धर्म में सुधार, तो उसकी तरफ आकृष्ट हो गए। और शुंग, उसके बाद आपका यहाँ पे आंध कंठ हो, ठीक है, सातवाहन शासकों ने ब्राह्मण धर्म को संरक्षण दिया और बौद्ध धर्म को नहीं। विदेशी आक्रमणकारियों ने बौद्ध संस्कृति के प्रतीक मठों बिहारों को नष्ट कर दिया, जिससे यह धर्म शीघ्र ही लुप्त प्राय हो गया। और सम्राट हर्ष के बाद राजपूत शक्ति का उदय हुआ और राजपूत बौद्ध धर्म के अहिंसावादी सिद्धांत के विरोधी थे, अतः ये बौद्ध धर्म के पतन का प्रमुख कारण बना। तो फ्रेंड्स ये पूरा बौद्ध धर्म, जैन धर्म पूरा समाप्त होता है और जो आपका इतिहास चैप्टर था, ठीक है, जितने भी इतिहास में जितने भी चैप्टर थे वो पूरा ख़त्म हो गए। अब हम कल से भूगोल शुरू करेंगे बहुत ही अच्छे से, और हमने जितने भी इतिहास के महत्वपूर्ण और कहीं से भी एक प्रश्न नहीं छूटेंगे। अगर आप इसको अच्छे ढंग से पढ़ा होगा तो एक प्रश्न इतिहास का जो आपके जितने भी चैप्टर है उसमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। अब हम कल जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे सौर मंडल, और इसको बहुत ही अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, सौर मंडल के बारे में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।